गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम है वीरेंद्र ठाकुर। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स, संगठन ढांचा, अर्थ एवं प्रकार। लास्ट वीडियो में हमने जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यात्मक संगठन है, उसके बारे में पढ़ा कि उसका क्या अर्थ है, क्या उसके एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। इस वीडियो में हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रभागीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिविजनल संगठन का अर्थ, लाभ, सीमाएं एवं उपयोगिता। मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड यूटिलिटीज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान पाएंगे। और एक कंपैरेटिव स्टडी फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल संगठन ढांचे के मध्य क्या अंतर है वो आप जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं। डिविजनल अथवा प्रभागीय संगठन ढांचा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Divisional organization structure means division of the whole enterprise according to the major products to be manufactured by it. Divisional संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से है। इससे संस्था को उत्पाद विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। This gives the organization the benefit of product specialization. If in a business enterprise many types of products are manufactured, priority is given to this type of organizational structure. यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं तो इस प्रकार के ढांचे को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि प्रभागीय संगठन ढांचे में हम क्या करते हैं, पूरी संस्था को, अब संस्था जो भी उत्पाद तैयार कर रही है, यानी कि एक से अधिक उत्पादों का अगर निर्माण कर रही है तो उस आधार पर फिर संस्था को अलग अलग डिविजनों में हम डिवाइड करते हैं और इससे हमें क्या है, जो उत्पाद विशिष्टीकरण के लाभ या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो उत्पाद विशिष्टीकरण मीन्स जब एक संगठन या संस्था एक ही उत्पाद को बार बार क्या है तैयार करती है तो वह उसे कम लागतों पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार कर पाती है। डिविजनल संगठन ढांचे में पूरी संस्था को उत्पादों के आधार पर अलग अलग डिविजनों में बांट दिया जाता है। In divisional organization structure, the whole enterprise is divided on the basis of product and various divisions are established. प्रत्येक उत्पाद डिवीजन से संबंधित क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वित्तीय आदि कार्य उस डिविजनल प्रबंधक की देखरेख में किए जाते हैं। The head of division look after all the functions connected with the product, that is purchase, sale, advertisement, production, financial, etc. All the functions are performed separately by different division. ये सभी कार्य डिविजनों द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि हमें संस्था को उत्पादों के आधार पर बांटने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लें एक संगठन के द्वारा एक से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है तो हो सकता है कि एक उत्पाद के प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे उसकी बिक्री अच्छी आए, परंतु दूसरे उत्पाद पर उतना ध्यान ना दिया जा सके। तो उस चीज़ों से बचने के लिए क्या है, संस्था को उत्पादों के आधार पर अलग अलग डिविजनों में बांट दिया जाता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। शेयर होल्डर सबसे ऊपर यानी कि जो व्यवसाय के स्वामी कहलाते हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं जिन्हें शेयर होल्डर्स के द्वारा ही चुना जाता है, और फिर एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे हम कहते हैं, या फिर जनरल मैनेजर। और उसके बाद हम संगठन को दो अलग अलग, अगर मान लो 2 उत्पाद हैं तो 2 डिविजन्स में, 3 है तो 3 डिविजन्स में हम बांट सकते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में हम एक बार स्टडी कर रहे हैं तो देखते हैं। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हो सकता है कि 4 व्हीलर डिवीजन हो सकता है और 2 व्हीलर डिवीजन हो सकता है, या एग्रीकल्चर जो व्हीकल है वो उसके लिए अलग से एक डिवीजन भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फार्मिंग से रिलेटेड जो व्हीकल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में ही देखेंगे हम। तो 4 व्हीलर डिवीजन हम बनाएंगे तो उसके अंडर फिर हम 4 अलग अलग क्या है डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करेंगे या उनकी स्थापना करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक आ जाएगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक पर्सनल डिपार्टमेंट या कार्मिक विभाग भी जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगा। तो ये पूरी संस्था में एक डिवीजन आ गया, 4 व्हीलर डिवीजन।
और दूसरा डिवीजन हमारा हो सकता है टू व्हीलर डिवीजन। अब जिस तरह से फोर व्हीलर डिवीजन में हमारे पास अलग अलग विभाग हैं, वैसे ही विभाग हम टू व्हीलर डिवीजन में भी क्या है स्थापित करेंगे। तो इसमें भी वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फिर पर्सनल या कार्मिक विभाग की स्थापना की जाएगी। तो अगर हम देखेंगे कि संस्था को हमने 2 उत्पादों के आधार पर बांटा और फिर हर डिवीजन में हमने अलग अलग विभाग स्थापित किए और हर प्रभाग में जो विभाग स्थापित किए गए वो दूसरे प्रभाग में या उस दूसरे डिवीजन में भी उन्हें एस्टेब्लिश किया गया या उनकी स्थापना की गई। डिविजनल प्रभागीय संगठन के लाभ। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, डिविजनल अध्यक्षों का विकास। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि एक डिविजनल हेड हर कार्य उसकी निगरानी में ही होता है, जैसे चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे एचआर से रिलेटेड हो या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड हो। तो एक डिविजनल हेड को हर काम के बारे में प्रॉपर जानकारी रहती है और जिससे कि उसकी क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो पाती है। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। जो डिविजनल हेड रहते हैं वो अकाउंटेबल रहते हैं प्रॉफिट्स के लिए, यानी कि एक डिवीजन के जो रेवेन्यू रहेगा या फिर उसकी कॉस्ट रहेंगी उन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके परिणामों को फिर क्या है असेस किया जा सकता है। अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो उसके लिए क्या कारण जिम्मेवार है और क्या उसके लिए रेमेडियल एक्शन लिए जाने चाहिए वो फिर तय किया जा सकता है प्रभागीय संगठन ढांचे में आसानी से। शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग। प्रभागीय संगठन में क्या है जो डिविजनल हेड रहेगा उसे अपने प्रभाग या अपने डिवीजन से संबंधित निर्णय लेने के लिए किसी और डिविजनल हेड से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस कारण से वो क्या है शीघ्र निर्णय ले पाता है और वो निर्णय क्या ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। विस्तार में सरलता, इजी एक्सपेंशन। अगर एक संगठन किसी अन्य उत्पाद को क्या है अपनी कंपनी के अंतर्गत निर्माण उसका करना चाह रही है तो इस संगठन ढांचे में यह आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जो पहले से जो डिवीजन चल रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता और नए उत्पाद के लिए एक अलग से डिवीजन क्या है तैयार किया जाता है और ज्यादा कंपनी के क्या है अन्य डिवीजन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो आसानी से हम अपने बिजनेस को क्या है एक्सपेंड कर पाते हैं। डिविजनल संगठन या प्रभागीय संगठन के दोष, डिसएडवांटेजेस जो रहेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड। अब जो भी डिविजनल हेड रहते हैं वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी सुपरमेसी, यानी कि वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं और इसी कारण वे क्या है ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की मांग करते हैं। अब जब इस तरह से हर डिविजनल हेड क्या है ज्यादा संसाधन या जितने भी मैक्सिमम रिसोर्स है उन्हें डिमांड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कंपनी में जितने भी हमारे पास संसाधन हो कहीं ना कहीं तक वो क्या है लिमिट उनकी रहेगी। तो एक मान लो 2 अलग-अलग डिवीजन के हेड क्या है मैक्सिमम क्या रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना निश्चित ही है। कार्यों की दोहराई, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। जैसा हमने चित्र में भी देखा कि हर डिवीजन में प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड काम हर डिवीजन में अलग अलग बार किए जाएंगे, यानी कि कार्यों का क्या होगा दोहराई होगी। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड वर्क एक ही संगठन में 2 अलग अलग डिवीजनों में 2 अलग अलग बार करने पड़ेंगे, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज रहते हैं वो मिसयूज होते हैं और जिससे हमारी कॉस्ट क्या है इंक्रीज होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का। स्वार्थी प्रवृत्ति, सेल्फिश एटीट्यूड। जो डिविजनल हेड रहते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को दूसरे डिवीजन से ज़्यादा अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे क्या है अन्य डिवीजन के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। तो इससे क्या है उनका जो सेल्फिश एटीट्यूड क्या है सामने आता है और इससे संस्था के जो उद्देश्य रहते हैं उन्हें भी ठेस पहुंचती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन।
वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज मोर देन वन, यानी कि ऐसी संस्था जहां पर जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं वो उनकी संख्या एक से अधिक हो, तो वहां पर डिविजनल संगठन या प्रभागीय संगठन ढांचा अपनाया जा सकता है। वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज रियली लार्ज, जहां पर व्यावसायिक उपक्रम क्या का आकार क्या है, बहुत बड़ा हो, उस दशा में भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सुटेबल रहती है। वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, अब एक ऐसी संगठन जहां पर अलग अलग क्या है उत्पादन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक हो या फिर उनके विपणन की तकनीकें अलग हो, वहां पर भी डिविजनल या प्रभागीय संगठन ढांचा ज्यादा सुटेबल रहता है। फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अ कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल ढांचे के मध्य। फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा उस वहाँ हम क्या करते हैं, पूरी संस्था को संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बांटते हैं, और अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के आधार पर बांटा जाता है। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, कार्यात्मक ढांचे में हमें क्या है, कार्य विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, और डिविजनल ढांचे में या जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उत्पाद विशिष्टीकरण के लाभ हमें मिलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कम्बसम टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। नो डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट, और कोई भी विभाग क्या है विपरीत परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, इट इज इजियर टू असरटेन डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आसानी से हम प्रभागों की क्या है जिम्मेदारी निर्धारित कर पाते हैं। डिविजनल मैनेजर कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट, जो डिविजनल हेड रहेगा वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता अगर विपरीत परिणाम आते हैं तो। मैनेजरियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब, जो विभागीय प्रबंधक रहते हो केवल एक प्रकार के काम में ही विशेषज्ञ होते हैं, और इसी कारण से उनके क्या है सीमित विकास संभव हो पाता है। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो जो डिविजनल मैनेजर रहते हैं वो अलग अलग तरह के कामों में क्या है महारत हासिल रखते हैं, और इसी कारण उनका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो पाता है। कॉस्ट, सिंस देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स कॉस्ट इनकर्ड इज लेस, क्योंकि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक रहेगा, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं होती है, और इस कारण से वहां पर लागतें क्या आती हैं हमारी कम आती हैं। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हर डिवीजन में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ जॉब यहाँ रहती है, और इस कारण से हमारी लागतें भी थोड़ी ज्यादा आती हैं। कोऑर्डिनेशन, all the departmental head works as per their discretion, so it become difficult to establish coordination। अब जितने भी विभाग अध्यक्ष रहते हैं वो अपनी मनमर्जी से क्या है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर काम करते हैं, और इस कारण से उनके बीच में क्या है थोड़ा समन्वय स्थापित करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। Whole division is headed by one divisional head who control all the divisional activities, so coordination is implicitly established, यानी कि जो पूरा डिवीजन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, जो डिविजनल हेड रहता है, और वही सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इस कारण से समन्वय क्या आसानी से स्थापित किया जा सकता है। सुटेबिलिटी, where there is only one main product that is sold, जहां पर केवल एक ही उत्पाद है जो तैयार किया जाता है और उसे बेचा जाता है, तो वहां पर कार्यात्मक ढांचा क्या है ज्यादा उपयोगी रहता है। और अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें, वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इज मोर देन वन, उस तरह के उपक्रम या संस्था में जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।